अपना मुअद्दिबाना सलाम अर्ज करता हूँ। बच्चों, इस मंथ को हम लोगों ने ग्राम स्वराज मंथ के तौर पे मनाया था। अब तक आप लोगों को ग्राम स्वराज का मतलब समझ आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपके ज़रिए और आपके माध्यम से गांव के और भी लोगों को ग्राम स्वराज का मतलब समझ आ जाएगा, या फिर आप कोशिश करेंगे तो आने वाले दिनों में ये बातें समझ में आएंगी। ग्राम स्वराज जैसा हम इस शब्द के उच्चारण से समझ पा रहे हैं कि ग्राम स्वराज का मतलब क्या होता है? ग्राम का राज। ग्राम स्वराज का मतलब ग्राम का राज। किसी एक आदमी का राज नहीं, किसी एक परिवार का राज नहीं, किसी एक समूह का राज नहीं, बल्कि ग्राम के ऊपर पूरे ग्राम का राज होना चाहिए। ये परिकल्पना महात्मा गांधी ने किया था और इसको भारत सरकार कई चरणों में इसको लागू करने की कोशिश की, बट जैसा कि आपके राजेश सर ने बताया, 73वें संविधान संशोधन के बाद भारत में ये चीज़ लागू हुआ और पहली बार ये नागौर जिला राजस्थान से शुरुआत हुई थी। राजेश सर ने ये भी बताया कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 तरह की व्यवस्था होती है। एक पंचायत के लेवल पे होती है, और एक ब्लॉक लेवल पे होती है, और एक जिला लेवल पे होती है। जो पंचायत जो है वो हिंदुस्तान का सबसे छोटा इकाई है जहाँ पे सरकार बनाई जाती है, जहाँ पे सरकार बनाने की व्यवस्था है। जैसा हम जानते हैं कि एमपी का इलेक्शन होता है तो उससे एक सरकार बनती है, जिससे भारत में सरकार की व्यवस्था गठन किया जाता है और वो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं। एमएलए का इलेक्शन किया जाता है, उससे जो सरकार बनती है वो लोग राज्य हेडक्वार्टर से शासन करते हैं। लेकिन ये जो पंचायत में सरकार बनती है वो लोग पंचायत में रह करके अपना शासन खुद चलाना जानते हैं, खुद चलाने की कोशिश करते हैं। इसी को कहते हैं ग्राम स्वराज। आपके पंचायत में आपका शासन हो, क्यों? आपके पंचायत में आपका शासन क्यों होना चाहिए? आप देखते हैं कि जब सरकार बनती है कहीं तो किसी पार्टी की सरकार बनती है केंद्र में, और राज्य में किसी पार्टी की सरकार बनती है, उसका कोई मुखिया होता है, पार्टी का कोई नेता होता है, वही सरकार चलाता है। लेकिन पंचायत में क्या व्यवस्था है? पंचायत में व्यवस्था है कि पंचायत के जितने भी वोटर हैं वो इस सरकार के अंग हैं। जितने भी वोटर हैं वो सरकार के अंग होते हैं और सरकार को चलाने की सीधी जिम्मेदारी यहाँ के वोटरों को दी जाती है। ग्राम स्वराज का मतलब ये नहीं कि आपने सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में दे दी या एक परिवार के हाथ में दे दी। ग्राम स्वराज का मतलब ये है कि गांव की सारी जनता, गांव के सारे वोटर सब आपस में मिलजुल करके अपने समस्याओं का समाधान भी कर सकें और अपने गांव की ज़रूरतों को अपने गांव में मौजूद संसाधन और सरकार की तरफ से मुहैया किए जाने वाले संसाधन का सही इस्तेमाल करके सब लोगों तक जिसका जो हक है वो पहुंचाने का काम करें। इसी शासन को कहेंगे ग्राम स्वराज। अगर बिजली मिलती है गांव में तो सब परिवार को मिलना चाहिए। अगर सड़क अच्छी है तो हर मोहल्ले का सड़क अच्छा होना चाहिए। अगर शिक्षा दी जाती है बच्चों को तो सब बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, सब बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए। और भारत सरकार ने तो राइट टू एडुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एडुकेशन देने का राइट दिया हुआ है। ये हमारे पास अधिकार है, ये हमें अधिकार है। तो जितने भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की उम्र में हैं उनको मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है और पंचायत सरकार की तो सबसे ज़्यादा है। पंचायत में वोटरों को सीधा अधिकार देने के पीछे क्या कारण हो सकता है? आप जानते हैं पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधि आप चुन के भेजते हैं
वो वहाँ पे नेतृत्व करते हैं आपका। और राज्य सरकार में असेंबली में जिन प्रतिनिधि को आप चुन के भेजते हैं वो वहाँ आपका अप्रत्यक्ष रूप से आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ग्राम पंचायत में आप खुद अपना प्रतिनिधित्व करते हैं डायरेक्टली। सो भारत सरकार ने जो ग्राम सभा का प्रावधान किया है, वो प्रावधान क्या है कि ग्राम सभा एक ऐसा पार्लियामेंट है जो आपके ग्राम पंचायत में मौजूद होता है, और वो पार्लियामेंट अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालेगी, अपने संसाधन का उपयोग कैसे करें ये खुद करेगी। ये व्यवस्था करने का काम सरकार ने किया है। ग्राम सभा के नीचे एक वार्ड सभा का प्रावधान किया गया है कि आपका जो पंचायत होता है कई वार्ड में बटा होता है, हर वार्ड में एक वार्ड मेंबर भी मौजूद होते हैं। उस वार्ड मेंबर की अध्यक्षता में आपको एक वार्ड सभा करना है। वो वार्ड सभा इसलिए करते हैं कि आपके वार्ड में क्या समस्या है, पानी की समस्या है, आपको सड़क की समस्या है, निकलने का रास्ता चाहिए, या फिर उस वार्ड में पानी के जमाव की समस्या है, या उसमें पीने के पानी की समस्या है। जिस तरह की भी समस्या है, या फिर उस वार्ड के रहने वाले लोग क्या चाहते हैं, इसको जानना जरूरी है, और इसको जान करके वो अपने वार्ड के बारे में निर्णय कर लें सब आपस में मिल करके कि इस वार्ड में क्या करना चाहिए। ज्यादातर ये देखा गया है कि जो वार्ड मेंबर होते हैं या फिर जो पंचायत के मुखिया होते हैं वो अपनी मर्जी से फैसला कर लेते हैं कि इस पंचायत में क्या होगा। जनता से, इस यहाँ के वोटरों से जो है राय नहीं ली जाती, जबकि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, हर वोटर के पास ये संवैधानिक अधिकार है कि वो ग्राम सभा में जा करके अपनी बात उठा सकता है, अपने मोहल्ले का, अपने घर की समस्याओं को वहां पे रख सकता है, और अपने प्रतिनिधि के ऊपर दबाव बना सकता है कि ये काम हमारे मोहल्ले में होना चाहिए। और जो भी पैसा आया है भारत सरकार की तरफ से, या फिर अपने पंचायत में जो कुछ संसाधन उपलब्ध है, उसका सही इस्तेमाल करके अपने वार्ड को और अपने पंचायत को बेहतर बनाने के लिए अपनी बात और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। ये व्यवस्था ग्राम सभा के थ्रू और वार्ड सभा के थ्रू सरकार ने मुहैया कराई है। मैं यहाँ के जितने भी प्रतिनिधिगण हैं उन सब से अपील करना चाहूँगा, या आगे आने वाले दिनों में जो प्रतिनिधि बनेंगे उनसे ये अपील करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में जब कभी भी नए पंचायत का गठन होता है तो आप लोग ग्राम पंचायत और वार्ड ग्राम सभा और वार्ड सभा की मीटिंग्स रेगुलर इंटरवल पे करें, और लोगों को अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने का मौका दें, और लोग अपनी आकांक्षाओं के मुताबिक अपने परेशानियों को वहाँ पे रख सकें, और सब लोग मिलजुल करके पंचायत में एक फैसला करें कि क्या काम होना है और क्या काम नहीं होना है, क्या काम ज़रूरी है और क्या काम ज़रूरी नहीं है। ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है? ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है कि पंचायत के पास जो भी फंड भारत सरकार से आता है वो कहीं और से पैदा नहीं होता, वो हमारे ही जेब से निकाला हुआ पैसा है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं, किसी भी तरह का सामान खरीदते हैं, उसमें हम सब टैक्स देते हैं। बच्चे टॉफी खरीदते हैं, उसमें भी टैक्स देते हैं। जब हम अपना शर्ट खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, या जरूरत के जितने भी सामान हैं वो सबको खरीदने में हमें टैक्स देना पड़ता है। यही टैक्स भारत सरकार के खजाने में जाके जमा होता है। कितना पैसा जमा होता होगा और कितना पैसा हमारे पास आता है पंचायत में खर्च करने के लिए। हम समझते हैं कि हर एक परिवार को अपना घर चलाने के लिए 10,000 रुपये की जरूरत पड़ती होगी शायद ऑन एन एवरेज, तभी उनका घर चल पाता है और उनके घर की जरूरत पूरी हो सकती है। तो 4,000 परिवार अगर हमारे पंचायत में हैं तो करीब 4 करोड़ रुपया हमें हर महीने खर्च करना पड़ता है अपने जरूरियात को पूरी करने के लिए। अगर इस लिहाज से देखें तो पूरे साल में हमें 50 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है अपने घर की जरूरियात को पूरी करने के लिए। आप गौर से समझिएगा। और ये 50 करोड़ रुपया पे कम से कम भारत सरकार जो टैक्स लेती है वो करीब 12%, 12.5% टैक्स लेती है।
तो 50 करोड़ का जो टैक्स बनता है वो करीब 6 करोड़ रुपया होता है। और आपके पंचायत में वही पैसा भारत के खजाने में जो आप अपने पॉकेट से निकाल के टैक्स के रूप में देते हैं, वही पैसा भारत के खजाने में जाता है। और उसी पैसे को फिर आपके पंचायत में विभिन्न स्कीम के जरिए, बहुत सारे डेवलपमेंट स्कीम्स के जरिए आपके पंचायत में भेजा जाता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण स्कीम है मनरेगा और फाइनेंस कमीशन के फंड। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी पैसा भारत सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से आपके पंचायत में आ रहा है, वो किसी और का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है। वो सारा पैसा आपका है, इसलिए उस पैसे के सही इस्तेमाल का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ आप ही को होना चाहिए। तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो ग्राम सभा का गठन किया गया है, उस ग्राम सभा की जिम्मेदारी यही है कि जो पैसा आपके पंचायत में आपके डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, उसका निर्णय आप स्वयं करेंगे। आप उसका प्रस्ताव पास करेंगे और तब जो मुखिया होगा आपके पंचायत का, उस काम को करने का काम करेगा। कोई भी मुखिया या कोई भी वार्ड सदस्य अपनी मनमानी से, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। ऐसा प्रावधान कानून में किया गया है, ऐसा प्रावधान संविधान में किया गया है। सो आपका जो भी प्रतिनिधि होगा, उसके अंदर अगर उसकी नीयत ठीक होगी और उसको संविधान की जानकारी होगी और उसको कानून की जानकारी होगी, तो वो लोगों को जन भागीदारी के लिए प्रेरित करेंगे और लोगों को आम सभा और ग्राम सभा और वार्ड सभा में बुलाएंगे और वहां मिल बैठ करके जो है ग्रामीणों का फैसला करेंगे कि वो उस पंचायत में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ज्यादातर ये देखा जाता है कि ग्राम सभा की मीटिंग नहीं होती है ना, जबकि कानूनी तौर पे कोई भी काम पंचायत में बिना ग्राम सभा के हो ही नहीं सकती। ये संवैधानिक मजबूरी है, ये कानूनी मजबूरी है कि किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भी काम होता है सरकारी फंड से, तो बिना ग्राम सभा के अप्रूवल के नहीं हो सकती। तो आज के डेट में अगर आपके गांव में ग्राम सभा की मीटिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि ग्राम सभा के प्रस्तावों पे फर्जी सिग्नेचर हो रहे होंगे। आपके अधिकार को काट करके, आपके अधिकार को छुपा करके, आपके अधिकार को दबा करके कोई आदमी गलत इस्तेमाल कर रहा होगा, जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा है इस पंचायत में। तो आप सबको अपना अधिकार के लिए सामने आना पड़ेगा, आप सबको अपने अधिकार को खुद से मांगना पड़ेगा और इसके लिए खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिनिधि जागरूक नहीं करते। प्रतिनिधि चाहते हैं कि आपके कान बंद रहे, प्रतिनिधि चाहते हैं कि आपके आंख बंद रहे और प्रतिनिधि सबसे ज्यादा चाहते हैं कि आपकी जबान बंद रहे। मैं भी इस पंचायत का एक वोटर हूं, मैं भी ग्राम सभा का मेंबर हूं। मैं काफी दिनों से कोशिशें कर रहा हूं आपके पंचायत में कुछ करने की, एक के बाद दूसरे कुछ काम करके जो इस पंचायत के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। और आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिलता रहा है हमेशा, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमें कुछ और करने का मन होता है और हमें जो है प्रेरणा मिलती रहती है। उसमें ये स्कूल जो बनाने का काम किया गया और इसमें बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा देने का काम किया गया, इससे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हासिल होती है। मैं अपने टीचर्स को बोलता हूं कि भाई आप लोग हर रोज एक वीडियो बना करके जब भी असेंबली होती है तो मेरे पास भेजें। और जब तक मैं उस वीडियो को देखता नहीं हूं तब तक मेरा दिन मुकम्मल नहीं होता है, मुझे चैन नहीं मिलता। जब आप लोगों के चेहरे पे खुशी देखता हूं और आप लोगों को अच्छे और खुशखुर्रम देखता हूं तो मुझे बहुत 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 मशर्रत हासिल होती है। आप
आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और आज मैंने जब इस प्रोग्राम में शिरकत किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, कुछ नात और जो है कलाम पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और मुझे जो है काफ़ी एनकरेजमेंट मिला, बहुत मैं इससे प्रेरित हुआ। मैं सारे शिक्षकगण को नमन करता हूं कि उन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान दिया है और इतने कम वक्त में बच्चों में इतना अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। उससे मैं बहुत ही खुश और प्रफुल्लित हूँ और जो भी कुछ इससे आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत होगी उसको पूरा करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कुछ लोगों ने ये सवाल रखा हमारे सामने में कि क्या ये मुफ्त शिक्षा का जो सिलसिला है वो कभी बंद हो जाएगा क्या कभी आप लोगों से फीस लिया जाएगा क्या? या कुछ बच्चों ने ये खदशा जाहिर की, कुछ गार्जियन ने ये खदशा जाहिर की कि क्या पता आगे आने वाले दिनों में अगर इसमें सहूलत नहीं रही तो फीस ली जाएगी। तो बच्चों, मैं आप लोगों के सामने ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरे बदन में लहू का एक कतरा बाकी है तब तक इसमें मुफ्त शिक्षा ही मिलेगी आप लोगों को। कोई आदमी हमेशा हमें इसके लिए जिंदा रहने नहीं आया है इस दुनिया में। अगर मैं मर गया तो मैं इस गांव वाले को वसीयत करता हूं कि आप लोग अपना एक वक्त का खाना भले ही ना खाएं लेकिन उस पैसे को बचा करके कि इस स्कूल को जरूर चलाइएगा। बिकॉज ये नौनिहाल, ये बच्चे जो आज यहाँ शिक्षा हासिल कर रहे हैं वो कल देश का भविष्य बनेंगे, वो कल देश के लिए बड़ा काम करेंगे, इस पंचायत का नाम रोशन करेंगे और इस पंचायत में फैली हुई जाहिलियत की तारीकी को दूर करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे और इनका नाम शफ़े हस्ती के उफ़क़ पे एक दिन चमकता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह। मैं भी इसी पंचायत का रहने वाला एक आम परिवार से बिलोंग करने वाला एक लड़का था। हमारे फादर जैसे आप लोग जानते हैं एक शिक्षक थे, एक स्कूल में पढ़ाते थे। बड़ी परेशानियों के साथ हमने अपनी पढ़ाई यहाँ पे पूरी की। यहाँ पे कोई स्कूल की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तब की बात कर रहा हूँ जब 30 साल पहले मैं पढ़ाई किया करता था। एक मिडिल स्कूल था, उसमें बहरहाल किसी तरह से पढ़ाई होती थी। तो वो चट्टी बिछा करके पढ़ने का निज़ाम था वहाँ पे। तो अपने घर से बोरा लेकर के जाते थे और उसी पे बैठ करके जो है पढ़ते थे। कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, कुछ नहीं था। टीचर बैठते थे चेयर पे और हम लोग बोरे पे बैठते थे और तब पढ़ाई करते थे। आप लोगों को तो फिर भी बहुत कुछ अच्छी सहूलियात मैसर हुई हैं। बाढ़ आ जाता था तो लोगों को यहाँ पे बहुत परेशानियां होती थी। बच्चे जो है स्कूल जा नहीं पाते थे और काफ़ी दिक्कतें होती थी। फिर भी उन परेशानियों को झेलते हुए, उन बाधाओं को पार करते हुए हमने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और सीतामढ़ी में जब मैं रहता था तो मुझे अपने पढ़ाई करने के लिए, अपने खर्च निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था और मैं अपने पढ़ाई का खर्च खुद बियर करने के लिए ट्यूशन पढ़ाता था। और वहाँ से वो भारत सरकार के दफ्तर के लिए वो एक कंपटीशन फेस करना पड़ता है जो यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है, एसएससी के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। उस एग्ज़ाम को हमने देने का काम किया। उस एग्ज़ाम में पता है बच्चों कितने लड़के शामिल हुए थे? उस एग्ज़ाम में करीब 10 लाख बच्चे शामिल हुए थे। उस एग्जाम में 10 लाख बच्चों ने शिरकत की थी और सीट सिर्फ 200 था, सिर्फ 200। उन 10 लाख में से 200 बच्चों का फाइनली सिलेक्ट हुआ। उसमें से आपका ये भाई वहां पे नामजद था।
सो एक नदीम इस सरजमीन से उठा है और उसके प्रयासों से अगर आप लोग ये समझते हैं कि इस पंचायत के अंदर कुछ भी बेहतरी हुई है, कोई भी अच्छाई हुई है, ये सब उस रब कायनात की मर्जी है कि उसने हमारे दिल में ये जज्बा दिया। पैसे तो शायद बहुत लोग रखते हैं, असर व शूक भी बहुत सारे लोग रखते हैं, और पावर और पोजीशन भी बहुत सारे लोग रखते हैं। शायद उनके दिल में ये जज्बा नहीं होता कि अपने पंचायत के लिए कुछ अच्छा और बेहतर कर पाएं, तो शायद वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जितना उनसे कर पाता है, अपने फैमिली के लिए भी अच्छा करें, अपने जो है आस पड़ोस के लिए भी अच्छा करें। जितना भी जो कुछ भी करते हैं वो रिकॉग्नाइज होता है और वो उसका कंट्रीब्यूशन पंचायत में बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए उनका मौजूद रहता है। बट मैं ये चाहता हूं कि हमारे स्कूल से बच्चे पढ़ करके एक नदीम नहीं, यहाँ से सैकड़ों नदीम निकले और कोई इंजीनियरिंग में जाए, कोई डॉक्टरी कर ले, कोई टेक्नीशियन बन जाए, कोई IAS ऑफिसर बन जाए और सरकारी महकमों में बड़े बड़े ओहदों पे फायज हो करके इस सरजमीन का नाम बुलंद करें, इस पंचायत के आन बान शान को ऊंचा करें, इस पंचायत के सम्मान में वृद्धि करने का काम करें। और मैं देखता हूं कि हमारे बच्चों में वो सारा स्पार्क है, वो चिंगारी है। उस चिंगारी को अच्छे से हवा दे करके उसको एक ज्वाला में बदलने का काम जिस तरीके से हमारे शिक्षक कर रहे हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं। और ख़ास तौर से हमारे प्रिंसिपल साहब जिस तरीके से पंचायत को एक बेहतर इस स्कूल को एक बेहतर रूपरेखा देने का काम कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं उनको बहुत दिल से थैंक यू कहता हूं। मैं चाहता हूं कि पंचायत के सारे स्कूल, जो स्कूल भी यहाँ पे मौजूद हैं, सरकारी स्कूल खास तौर से जो मौजूद हैं, उसमें पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो। जो सरकारी मदरसा मौजूद है उसमें पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो। व्यवस्था ऐसी अच्छी हो कि लोगों को, बच्चों को जो है उसमें आसानी से एडमिशन मिल सके और एक सिलसिलेवार तरतीब के साथ उसमें पढ़ाई हो सके। 1 से 5वीं क्लास तक जो है यहाँ पे एक स्कूल है जिसमें पढ़ाई का निज़ाम होना चाहिए था। हमने यहाँ पे 5 से 8 इसलिए रखा था कि 1 से 5 तक की पढ़ाई उस स्कूल में कराएंगे और इस स्कूल में 5 से ऊपर की क्लास की पढ़ाई होती रहेगी और फिर इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का निज़ाम बेहतर होना इसलिए भी ज़रूरी है कि उस स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो शिक्षक आज कार्यरत हैं और उनको जो तनख्वाहें मिल रही हैं, वो तनख्वाह कहीं और से नहीं आती है, वो हमारे टैक्स का पैसा है। तो ये व्यवस्था हरगिज नहीं होनी चाहिए कि पैसा, उनको तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से मिले और हमारे बच्चे को पढ़ाई ना मिले। अगर तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से मिल रहा है तो हमारे बच्चे को भी पढ़ाई मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिल रही है तो हम सब की जिम्मेदारी है कि इसको हम खोजेंगे। ये शिक्षकों से खोजेंगे, यहाँ के प्रधान से खोजेंगे, यहाँ के मुखिया से खोजेंगे, यहाँ के जिला परिषद से खोजेंगे, और अगर प्रशासन के लेवल पे जाना चाहें तो हम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास अपनी अर्जी लेके जाएंगे कि हमारे पंचायत में हमारे टैक्स के पैसे से टीचर्स तनख्वाह तो ले रहे हैं लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। इस पंचायत में जो कोई भी फंड आता है वो हमारे टैक्स का पैसा है, वो किसी और का नहीं है। उसको एक हाथ में उसकी जिम्मेदारी देना ये कतई मुनासिब नहीं होगा। आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूं कि अगर मनरेगा का 2.5-3 करोड़ रुपया आपके पंचायत में आता है, वो उसमें क्या है, मनरेगा क्या है? मनरेगा एक कानूनी अधिकार है, काम का अधिकार है। उसमें जो लोग काम मांगते हैं उनको 100 दिन काम देने की जिम्मेदारी यहाँ पंचायत के जो भी प्रधान होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो पंचायत में काम की व्यवस्था करें और लोगों को 100 दिन का रोजगार दें। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे पंचायती राज व्यवस्था बहुत अच्छे से काम कर रही है।
केरला में आप जाएंगे तो आप एक अजीब ही नज़ारा देखेंगे, और वहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था है उससे जो सहूलियात पैदा हो रही है, उससे जो पंचायत के अंदर जो विकास का काम हो रहा है, वो देख करके आपको लगेगा कि ये हिंदुस्तान के अंदर एक अलग सी पंचायत है, एक अलग सा हिंदुस्तान है। उसी तरह की आदर्श स्थिति आप देखेंगे, कई सारे गुजरात में जाएंगे तो वहां पे भी पंचायती राज व्यवस्था बहुत अच्छे से काम कर रही है। आप जाएंगे कर्नाटका में तो वहां पंचायती राज व्यवस्था अच्छे से काम कर रही है। राजस्थान में इसकी व्यवस्था अच्छी है, पंजाब में अच्छी है, हरियाणा में अच्छी है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में अच्छी है, इवन वेस्ट बंगाल अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन बिहार में अगर इसकी व्यवस्था अच्छी नहीं हो पा रही है, बिहार में स्थिति बदल नहीं रही है, तो हमें सब लोगों को मिल करके सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से पंचायती राज व्यवस्था इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है।